कि दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 70 दिनों से चल रहे इस किसान आंदोलन का इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ और अब इस आंदोलन का रिमोट कंट्रोल भारत से बाहर जा चुका है और यह रिमोट कंट्रोल अब दूसरे देशों में शिफ्ट हो गया है और इन्हीं देशों से अब इस आंदोलन को पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल के जरिए नियंत्रित किया जा रहा है। पैसा भी वहीं से आ रहा है, पूरी योजना रोड मैप वहीं बन रहा है, हैशटैग कौन से होंगे वहीं डिसाइड हो रहा है, कितने बजे कौन सा हैशटैग ट्रेंड करवाया जाएगा वहीं पर लिख कर आ रहा है, कितने समय पर आपको क्या करना है। ये जो किसान यहां पर बैठे हुए हैं ये तो सिर्फ अब हाथ का खिलौना बन चुके हैं और इन भोले भाले किसानों को शायद पता भी नहीं है कि इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इतना पैसा उनके आंदोलन में आखिर आ कहां से रहा है और ये उनके हाथ के खिलौने बन चुके हैं, क्योंकि उनका असली मकसद है भारत को कमजोर करना। उन्हें किसानों से कोई लेना देना है नहीं। ये ठीक उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, उसकी तरह है जिसमें किसान आंदोलन एक प्रोडक्ट बनकर रह गया है और इस प्रोडक्ट को बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अब एंडोर्स कर रहे हैं, यानी इसका प्रचार कर रहे हैं। जैसे आप टीवी पर आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो कोई ना कोई सामान उनके विज्ञापन में आकर आपको बेच रहे होते हैं। उन्हें उस सामान से कोई लेना देना नहीं होता, वो इसके लिए पैसा लेते हैं। इसी तरह अब ये सेलिब्रिटीज भी इस किसान आंदोलन को एक प्रोडक्ट बनाकर उसे बेच रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं और मार्केटिंग की भाषा में इसे प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। गणित में कोण यानी एंगल्स का एक सिद्धांत होता है, आपने भी शायद इसके बारे में स्कूल में कॉलेज में पढ़ा होगा। इसमें जब कोई रेखा अपने एक सिरे को स्थिर रखकर घूमती हुई अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो इसे ही कोण कहते हैं, तो कोण बन जाता है। और हमें लगता है कि कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए किसान आंदोलन का कोण भी अब बदल गया है। आप चाहें तो इसे विषम कोण कह सकते हैं और यह कैसे बदल गया है, यह एक्सिस कैसे शिफ्ट हो गई है, यह आपकी स्क्रीन पर अब है। यानी जब परिस्थितियां विषम यानी खिलाफ होने लगती हैं तो विषम कोण बन जाता है और किसान आंदोलन भारत के खिलाफ ऐसा कोण बनाते हुए ही नजर आ रहा है और इससे खुश होने वाले लोगों को भी आज आपको पहचानना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ग्रेटा थनबर्ग को हमने आज एक्सपोज कर दिया है। ग्रेटा थनबर्ग पकड़ी गई हैं, रंगे हाथों पकड़ी गई हैं और पूरी दुनिया ने यह देख लिया कि उनका एजेंडा क्या है जब उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को शेयर कर दिया है। हालांकि उन्होंने अब उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है और अगर आज आप सब अपने देश से प्यार करते हैं और इन दुनिया भर की ताकतों को बताना चाहते हैं कि पैसा उनके पास जरूर बहुत होगा लेकिन हिम्मत नहीं है और वो राष्ट्रवाद इनके पास नहीं है, इसलिए आज आप हैशटैग ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज्ड पर ट्वीट कीजिए और एक सच्चे भारतीय की तरफ से पूरी दुनिया को अपना संदेश दे दीजिए। ये ब्रिटिश युग का भारत नहीं है, ये मुगल कालीन भारत नहीं है, ये आज का भारत है। आज का भारत पुश बैक करना जानता है, वापस धक्का मारना जानता है और भारत के 135 करोड़ लोग इस बार ऐसा धक्का मारेंगे कि ये लोग समझ जाएंगे कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है। ये जो 3 सेलिब्रिटीज के हमने आपको बताया जिनके बारे में, इन तीनों ने पिछले 24 घंटे में ये ट्वीट किए हैं। पिछले 24 घंटे में ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि किसान आंदोलन का रिमोट कंट्रोल भारत से अब दूसरे देशों के पास पहुंच चुका है और इसे आप कुछ ट्वीट्स के जरिए अब समझ सकते हैं। अब समझिए, आप देखिए। पहला ट्वीट अमेरिका की मशहूर पॉप सिंगर रिहाना ने किया, जिन्होंने भारत में प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट सेवाएं बंद करने से जुड़ा एक आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा कि हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। उन्होंने किसानों के आंदोलन के समर्थन में एक हैशटैग दिया, फार्मर्स प्रोटेस्ट। वो हैशटैग लगाकर उन्होंने ट्वीट किया और उनका ट्वीट इस समय आपकी स्क्रीन पर है और मैं आपको जो यहां पढ़कर बता रहा हूं मेरे हाथ में, जो मैंने यहां पर आपको पढ़ के बताया है, इसमें भी देखिए रिहाना ने जो ट्वीट किया और रिहाना ने जो हैशटैग का इस्तेमाल किया है वो हैशटैग वही है जो इस दस्तावेज में लिखा हुआ है कि आपको दुनिया भर में इतने बजे इस तारीख को इस हैशटैग के साथ ट्वीट करना है और उसी हैशटैग के साथ रिहाना ट्वीट कर देती है। रिहाना भारत के बारे में कुछ नहीं जानती,
भारत के कृषि कानूनों के बारे में कुछ नहीं जानती, भारत के किसानों के बारे में कुछ नहीं जानती। तो फिर उन्होंने ये ट्वीट कैसे किया? ट्विटर पर रिहाना के 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और 2012 में फोर्ब्स ने रिहाना को दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेलिब्रिटी माना था। और सबसे अहम बात यह है कि जब वो किसी बड़ी कंपनी या उसके प्रोडक्ट को एंडोर्स करने के लिए कोई सोशल मीडिया पोस्ट करती हैं, तो आप जानते हैं वो कितना पैसा लेती हैं एक पोस्ट करने के बदले में? उनका जो प्राइस है वो है 3 करोड़ 27 लाख रुपए। रुपयों में, इंडियन रुपीस में अगर हम बात करें, 3 करोड़ 27 लाख रुपए लेती हैं एक ट्वीट करने का या एक सोशल मीडिया पोस्ट करने का। तो आप समझ सकते हैं कि यह किसान आंदोलन के समर्थन से ज्यादा असल में एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसमें किसान आंदोलन एक प्रोडक्ट बनकर रह गए हैं, क्योंकि हमारे देश के किसानों का इस्तेमाल हो रहा है। यहां मैं ये तो नहीं कह सकता, मेरे पास कोई दस्तावेज भी नहीं है जहां मैं ये साबित कर सकूं कि रिहाना ने पैसा लिया है और ये ट्वीट किया है। लेकिन रिहाना जैसी सेलिब्रिटी जिसका भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं, किसान आंदोलन में कोई इंटरेस्ट नहीं, और एक ट्वीट करती है और उसी हैशटैग के साथ करती है जो इस दस्तावेज में लिखा है, उससे यह शक जरूर होता है कि हो सकता है कि यह भी एक बड़ी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा हो। आज कोई भी बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में ट्वीट कराने के लिए इन बड़ी सेलिब्रिटीज के मैनेजर से बात कर सकती है। मैनेजर पूरा सौदा उनको करके देते हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं और बताते हैं कि इतना पैसा लगेगा और उसके बदले में ये सेलिब्रिटी आपके लिए एक ट्वीट कर देंगे। यहां समझने वाली बात यह भी है कि रिहाना का जन्म अमेरिका में नहीं बल्कि बारबाडोस में हुआ था, और बारबाडोस प्रशांत महासागर के कैरिबियन आइलैंड पर स्थित है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बारबाडोस ने भारत से कोरोना वायरस की 2 लाख वैक्सीन मांगी है। यानी रिहाना का जो देश है वो हमसे कोरोना वायरस की वैक्सीन मांग रहा है, हम उन्हें मदद कर रहे हैं, और भारत किसी भी पल ये वैक्सीन बारबाडोस को भेज सकता है, या हो सकता है अब तक भेज भी चुका हो। 2 लाख वैक्सीन हम भेज रहे हैं उसके देश में, और वो उस देश की नागरिक वो हमारे बारे में ये लिखती है। भारत एक तरफ से वैक्सीन भेज रहा है, दूसरी तरफ रिहाना भारत के खिलाफ किसान आंदोलन को एंडोर्स कर रही हैं, इस दस्तावेज को एंडोर्स कर रही हैं जिसमें लिखा है टू स्टैंड अप अगेंस्ट इंडियाज फेलिंग डेमोक्रेसी। अब आप दूसरा ट्वीट देखिए। दूसरा ट्वीट स्वीडन की मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थर्नबर्ग ने किया है। इस ट्वीट में ग्रेटा ने लिखा है कि हम भारत में किसान आंदोलन के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं, और सबसे अहम यह है कि ग्रेटा ने भी वही आर्टिकल शेयर किया है जिस आर्टिकल को रिहाना ने शेयर किया था। यानी ग्रेटा थर्नबर्ग और रिहाना ने दोनों ने 24 घंटे के अंदर एक ही आर्टिकल को शेयर किया है। वो आर्टिकल CNN का आर्टिकल है, और दोनों ने एक जैसे ट्वीट, एक जैसा हैशटैग, एक जैसा आर्टिकल 24 घंटे के अंदर दोनों ने ट्वीट किया। अब कनेक्शन आप अपने आप लोग समझदार हैं, निकाल सकते हैं। ग्रेटा थर्नबर्ग दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के लिए जानी जाती हैं, और इसके लिए उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी आलोचना की थी, और पूरी दुनिया में लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई थी। लेकिन हमारा यहां सवाल यह है कि क्या ग्रेटा थर्नबर्ग को यह पता है कि जिन किसानों का उन्होंने समर्थन किया वही किसान सीमित संसाधनों की वजह से भारत में पराली जलाकर प्रदूषण फैलाते हैं? और पिछले दिनों किसानों ने सरकार के सामने अपनी ये शर्त रखी थी कि पराली जलाने पर कार्रवाई के नियमों को खत्म कर देना चाहिए, और सरकार ने किसानों के दबाव में आकर ये शर्त मान भी ली थी। यानी अब किसानों ने सरकार से ये बहुत बड़ा बदलाव करवा लिया है। अब किसान पराली जलाने के लिए स्वतंत्र हैं। किसानों ने कहा कि हम पराली जलाते थे, जलाते हैं, आगे भी जलाएंगे, और किसान और सरकार हमारे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती। और जो सरकार ने लिखा था कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ मामला चल सकता है, बन सकता है, वो सब सरकार से उन्होंने वापस करा लिया। और ये ग्रेटा थर्नबर्ग ये कहती हैं कि मैं पर्यावरण कार्यकर्ता हूं, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करती हूं। लेकिन क्या इन्होंने ये पढ़ा था कि भारत के जो आंदोलनकारी किसान हैं वो ये कहते हैं कि हम पराली जलाएंगे, और उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं कि पर्यावरण कितना भी खराब हो और कितना भी प्रदूषण उसकी वजह से फैले। यहां पर उनका क्या कहना है? अब यहां 2 अहम बातें हैं। पहला ये कि अगर ग्रेटा थर्नबर्ग
इन सब के बारे में जानती हैं तो क्या पर्यावरण के लिए उनका प्रेम झूठा और दिखावटी है? और दूसरी बात यह कि अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं है तो फिर उन्होंने बिना पढ़े और बिना रिसर्च किए ही आंदोलन कर रहे किसानों को अपना इतना बड़ा समर्थन कैसे दे दिया? क्या दबाव था उनके ऊपर? किसने उनसे कहा था कि आप ये ट्वीट कीजिए? इन दोनों बातों को समझने के बाद एक गंभीर सवाल यह उठता है कि फिर क्यों ना यह मान लिया जाए कि किसान आंदोलन को मिल रहा यह समर्थन सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है और यह पूरी तरह से प्रायोजित है और मार्केटिंग कंपनियां अपनी कमाई और भारत की बदनामी के लिए ग्रेटा थनबर्ग और रिहाना जैसे सेलिब्रिटीज का पूरा इस्तेमाल कर रही है। रिहाना और ग्रेटा की तरह अमेरिका की एक और मशहूर मॉडल हैं और पॉर्न स्टार हैं जिनका नाम है मिया खलीफा। मिया खलीफा भी उनके साथ ट्वीट करने में शामिल हो गई और उन्होंने भी, सोचिए, मिया खलीफा एक पॉर्न स्टार हैं और उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने किसानों को समर्थन देते हुए एक ट्वीट किया और लिखा कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघनों पर यह क्या चल रहा है। उन्होंने नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में इंटरनेट काट दिया है, ऐसा उन्होंने लिखा है। भारतीय किसानों के प्रति मिया खलीफा की हमदर्दी दिखावटी क्यों है, इसे आप वर्ष 2015 में उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट के जरिए समझिए। इस ट्वीट में, जो कि 2015 में उन्होंने किया था, उन्होंने लिखा था कि वो भारत की जमीन पर कभी पैर नहीं रखना चाहेंगी। सोचिए, जिस व्यक्ति को कल तक भारत से इतनी नफरत थी, उसके मन में भारत के किसानों के लिए यह सच्चा प्रेम कैसे उमड़ आया, वो भी बिल्कुल अचानक से। मार्केटिंग की भाषा में समझें तो अब किसी मुद्दे पर समर्थन जुटाने का यह नया तरीका बन चुका है। जैसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी किसी ब्रांड को एंडोर्स करता है, ठीक वैसे ही अब इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इस्तेमाल ऐसे मुद्दों के लिए भी होने लगा है जिसमें भीड़ को उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना लिया जाता है जिसकी डोर मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होती है और वही लोग रिमोट कंट्रोल से इसे चलाते हैं और वही लोग इसमें पैसा भी खर्च करते हैं। और किसान आंदोलन के साथ भी ठीक अब वैसा ही हुआ है। यह आंदोलन जब शुरू हुआ था तब इसका मकसद था कृषि कानूनों को रद्द कराना, लेकिन जिस दिन से इस आंदोलन ने झूठ के हाईवे पर चलना शुरू किया, उस दिन से ही यह आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया और 26 जनवरी को हम इस भटके हुए आंदोलन का असली चेहरा देख चुके हैं। आज की परिस्थितियों से समझें तो किसान आंदोलन का न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, बल्कि इस आंदोलन पर अब पैसे की बरसात हो रही है। मार्केटिंग कंपनियां और कुछ खास लोग इस आंदोलन को शानदार बनाने के लिए, इस आंदोलन की छवि को चमकाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं और ये ठीक वैसा ही है जैसे स्वास्थ्य के लिए खराब माने जाने वाले प्रोडक्ट्स का भी इस तरह प्रचार किया जाता है जैसे ये प्रोडक्ट्स आपकी जिंदगी को बदल देंगे। लेकिन जब आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो इन कंपनियों की पोल खुल जाती है। आज भारत सरकार की तरफ से भी इस पर एक बयान जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि हम ये अपील करते हैं कि इस तरह के विषयों पर प्रतिक्रिया देने से पहले तथ्यों का पता लगाया जाए और इन मुद्दों को अच्छे से समझा जाए। सोशल मीडिया पर सनसनीखेज हैशटैग लगाने और कमेंट करने का लालच न तो पूरी तरह से सही है और न ही जिम्मेदाराना है, खासकर तब जब ऐसा जाने माने लोग और अन्य लोग करते हैं। यह बयान भारत की सरकार की तरफ से आया है। आज आपको उन कंपनियों की क्रोनोलॉजी भी समझनी चाहिए जो मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती हैं। दुनिया भर में ऐसी बहुत सारी लाखों कंपनियां हैं जो असल में लॉबिंग का काम करती हैं, यानी ये कंपनियां किसी परछाई की तरह होती हैं लेकिन ये लॉबिंग करती हैं, जिन्हें आप अदृश्य ताकतें कह सकते हैं। ऐसी कंपनियां ही किसी एक विषय पर हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करती हैं, उस विषय पर जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी राय कायम करती हैं और इस विषय पर लोगों का ध्यान वो खींचने का काम करती हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए मिलते हैं। और ना सिर्फ अलग अलग देशों की सरकारें ऐसी कंपनियों को हायर करती हैं बल्कि बहुत बड़े बड़े एनजीओज ऐसी कंपनियों को हायर करते हैं। बहुत सारी लॉबीज होती हैं जो नियमों को बदलवाना चाहती हैं, वो ऐसी कंपनियों को हायर करते हैं। हर तरह के सौदे में इस तरह की कंपनियों को हायर किया जाता है ताकि वो मान लीजिए किसी सौदे में 2 से 3 या और ज़्यादा लोग एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं तो अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए, उसके खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए ऐसी एजेंसीज को हायर किया जाता है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में अमेरिका में लोगों का ध्यान अपनी नीतियों और विषयों की तरफ आकर्षित करने के लिए लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब आप समझ सकते हैं यह व्यापार कितना बड़ा है। आज अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो यह समझने का दिन है कि जब भारत के आंतरिक मामलों को सुलझाने के लिए बाहरी लोगों की मदद ली गई तो इसके परिणाम हर बार कितने खतरनाक हुए। हम सदियों तक इसी की वजह से गुलाम बने रहे और कई तरह के अत्याचार हमारे देश के लोगों ने सहे, क्योंकि हम इकट्ठा एकजुट कभी नहीं हो पाए। अंग्रेजों ने भारत पर 174 वर्षों तक राज किया। अंग्रेजों से पहले हम पर मुगलों का कब्जा था और उससे पहले भी कई विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को लूटा है। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि भारत में एक ही गलती को बार बार दोहराया गया और वो गलती थी देश के आंतरिक मामलों में बाहरी लोगों की मदद लेना अपने लालच की वजह से। यहां के कुछ लोग जयचंद बन जाते हैं, लालची बन जाते हैं और अपने लालच को पूरा करने के लिए देश के दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं। आप कह सकते हैं कि भारत में सदियों तक औपनिवेशिक शासन की दो वजहें थी। पहली ये कि भारत के लोग एक दूसरे से लड़ते रहे और दूसरी ये कि हमने बाहरी लोगों को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने दिया। और अब किसान आंदोलन के नाम पर भी फिर से यही हो रहा है, जिससे आपको सावधान रहना होगा। इस विषय पर हमने लगातार आपको सावधान किया है और हमने कभी भी अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश नहीं की। आज भी हम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च निकाल कर लाए हैं जो आपको इतिहास में हुई गलतियों के बारे में बताएगी और आप समझ पाएंगे कि भारत सदियों तक गुलाम क्यों बना रहा। इसे आप कुछ उदाहरणों के जरिए समझिए कि हमारा देश गुलाम क्यों रहा। सबसे बड़ा उदाहरण हमारे देश में दिया जाता है ऐसे लोगों का, वो है जयचंद का। ऐसा कहा जाता है कि जयचंद ने दिल्ली की सत्ता के लालच में पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मोहम्मद गौरी का साथ दिया था और वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी को अपनी सेना देकर पृथ्वीराज को हरा दिया था। जयचंद को लगता था कि उसने मोहम्मद गौरी की मदद करके दिल्ली की सत्ता में अपनी कील ठोक दी है, लेकिन उसकी यह सोच गलत साबित हुई और युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को भी मार डाला। दूसरा उदाहरण है राजा मानसिंह का। 15वीं सदी में जब महाराणा प्रताप भारत को आजाद कराने के लिए दर दर लड़ाइयां लड़ रहे थे और भटक रहे थे और देश को मुगलों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, तब उस समय राजा मानसिंह मुगलों के साथ जाकर खड़े हो गए। वो मुगलों की सेना के प्रमुख थे और आमेर के भी राजा थे और वर्ष 1576 में लड़े गए हल्दी घाटी के युद्ध में राजा मानसिंह मुगल सेना के सेनापति बन गए और तब महाराणा प्रताप ने राजा मानसिंह को मारकर उन्हें उनकी गद्दारी की सजा दी थी। इसी तरह ग्वालियर के राजा जयाजी राव सिंधिया ने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ दिया था, अपने देश का नहीं। उनकी सेना और अंग्रेजों की सेना ने मिलकर रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ युद्ध किया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंधिया को ग्वालियर का महाराजा होने की मान्यता दी। यानी इतिहास के पन्नों में दर्ज ये सारी घटनाएं आपको बताती हैं कि जब भी भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी ताकतों की घुसपैठ हुई, तब हमारे ही देश में गद्दार पैदा हुए और उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाया। इस विषय पर आज भारत के मशहूर गायक कैलाश खेर से हमने बात की और उनसे हमने इसके बारे में उनकी राय जानने की कोशिश की और आज इस विषय पर कैलाश खेर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप सुनिए। भारत ऐसा नहीं था कि हमारे घरेलू मामलों में हमारे घर के जितने भी समस्याएं या बिंदु होते थे उनमें कोई और आकर हस्तक्षेप करे। ये तब संभव हुआ जब घर में कुछ गद्दार खड़े हो गए और कुछ लालचों से हमारा ज़मीर बिकने लगा, हमारा ईमान बिकने लगा, हमारा चरित्र बिकने लगा। देखिए, विदेशी कलाकार जो हैं वो अनभिज्ञ हैं, वो उनको पता भी नहीं और जीवन उनका जो है वो व्यस्तता में है, तो ऐसे में उनको तो ये आइडिया भी नहीं है। वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कोई भी इन्फ्लुएंस हो सकता है इस पृथ्वी पर, और किसी न किसी बात से, किसी न किसी लालच से, किसी न किसी धन और किसी न किसी प्रलोभ से। तो ऐसे में उनसे हमें शिकायत नहीं, हमें शिकायत सिर्फ इतना है कि आप मत डगमगाइए। जो सच्चे भारतीय हैं वो यदि डटे रहे, वो यदि अंगद का पैर बने रहे, लोग चाहे कितना भी प्रपंच करें, कितना भी भ्रांतियां फैलाएं, कितनी भी झूठ
बहुत ज़्यादा व्यस्तता में लगे झूठ की, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। कैलाश खेर की इस अपील के बाद हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि ये समय है जब पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए। ये समय है जब ग्रेटा थनबर्ग को एक्सपोज करना चाहिए, हैशटैग ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज से, जब रेहाना को एक्सपोज करना चाहिए और ऐसी सारी ताकतों को एक्सपोज करना चाहिए। फिल्में, देशभक्ति की फिल्में देखकर, देशभक्ति के गाने सुनकर ताली बजाना अलग बात है। 26 जनवरी और 15 अगस्त को अपनी डीपी बदल लेना अलग बात है, लेकिन ऐसे मौके पर देश के साथ खड़ा होना ही सच्ची देशभक्ति होगा। इसलिए आज आपको मौन नहीं रहना है, आज आपको चुप नहीं रहना है। और ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश आज जी न्यूज़ पर पहली बार हमने आज के आज ही इसे हमने एक्सपोज कर दिया है इस डॉक्यूमेंट के जरिए। जो लोग देर से आए हैं, जो शायद अभी जिन्होंने देखना शुरू किया होगा जी न्यूज़ को, हम आपको बता दें ये वो दस्तावेज है जिसमें भारत को तोड़ने का पूरा प्लान लिखा हुआ है। ये किसान आंदोलन में कौन कौन से हैशटैग ट्रेंड कराए जाएंगे, कितने बजे ट्रेंड कराए जाएंगे, आप कहां कहां प्रदर्शन कर सकते हैं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और इसमें यह भी लिखा है कि कैसे भारत में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है। तमाम दुष्प्रचार भारत के बारे में लिखा हुआ है। यानी ये डॉक्यूमेंट सिर्फ वही व्यक्ति लिख सकता है जिसे भारत से बहुत नफरत हो। और इस डॉक्यूमेंट को ग्रेटा थनबर्ग ने शायद गलती से शेयर कर दिया और यह हमारे हाथ लग गया और हमने उन्हें एक्सपोज कर दिया। इसलिए ग्रेटा थनबर्ग एक्सपोज पर आप हैशटैग लगाकर ट्वीट करते रहिए। ग्रेटा थनबर्ग दुनिया के जिस भी इलाके में होंगी, अब तक उन्हें समझ में आ गया होगा कि उनकी पोल खुल चुकी है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.